तुम दिन भर काम करते हो, थक जाते हो, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते वक्त लगता है कि आज कुछ ठोस काम हुआ ही नहीं। तुम्हारा ध्यान हर 5 मिनट में फोन की स्क्रीन पर जाता है। नोटिफिकेशंस तुम्हारी जिंदगी चला रहे हैं और तुम उस असली सफलता से दूर होते जा रहे हो जिसके तुम हकदार हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आज की दुनिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि तुम्हारा ध्यान भटके। लेकिन जो लोग इस शोर को बंद करके डीप वर्क यानी गहराई से काम करना सीख लेते हैं, वही असल में दुनिया बदलते हैं। कैल न्यूपोर्ट, जो खुद एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और रिसर्चर हैं, उन्होंने इस किताब डीप वर्क में एक ऐसा सिस्टम दिया है जो तुम्हारी काम करने की क्षमता को हैक कर लेगा। इस ऑडियो बुक में तुम सिर्फ ये नहीं सीखोगे कि फोकस कैसे करें, बल्कि तुम वो सुपर पावर हासिल करोगे जिससे तुम कम समय में वो मुकाम हासिल कर लोगे जो बाकी लोग सालों में नहीं कर पाते। तो अपने हेडफोन्स लगा लो और डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दिन के अंत में थककर चूर हो जाते हो। तुम्हें लगता है तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लेकिन जब रात को सोने से पहले तुम खुद से पूछते हो कि आज मैंने असल में क्या हासिल किया, कौन सा ऐसा काम किया जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले गया, तो अक्सर जवाब होता है कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ बिजी थे। तुम ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे थे, व्हाट्सएप के मैसेज देख रहे थे, मीटिंग्स में बैठे थे और लोगों को लग रहा था कि तुम बहुत काम कर रहे हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सिर्फ दिखावे वाले काम में बर्बाद कर रहे हो। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में दुनिया तुम्हें बहुत पीछे छोड़ देगी। इस पूरी किताब का पहला और सबसे अहम हिस्सा यही है, ये समझना कि आज की दुनिया में डीप वर्क मूल्यवान क्यों है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग अपनी फील्ड में टॉप 1% में बैठे हैं वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है? नहीं, बस उन्होंने एक ऐसी कला सीख ली है जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। डिस्ट्रैक्शन को मारकर बिना भटके पूरी गहराई से काम करने की कला। लेखक कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आने वाले समय में यानी इस नई इकॉनमी में सिर्फ 3 तरह के लोग अमीर और सफल बनेंगे। पहले, वो लोग जो स्मार्ट मशीनों और एआई के साथ काम करना जानते हैं। दूसरे, वो लोग जो अपनी फील्ड के सुपरस्टार्स हैं, यानी जो अपने काम में इतने बेहतरीन हैं कि उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और तीसरे, वो लोग जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा है। अब हम में से ज्यादातर लोग तीसरे ग्रुप में तो नहीं आते, तो हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। या तो हम मुश्किल स्किल्स को जल्दी सीखना सीखें, या फिर अपने काम में इतने शानदार बन जाएं कि हमारे जैसा कोई और हो ही ना। लेकिन ये दोनों चीजें एक ही शर्त पर हासिल हो सकती हैं, और वो शर्त है तुम्हारी डीप वर्क करने की क्षमता। इसे एक असली कहानी से समझते हैं। किताब में जेसन बेन नाम के एक लड़के का जिक्र है। जेसन एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था। उसकी नौकरी में उसे सिर्फ एक्सेल शीट्स बनानी होती थी और ईमेल्स के रिप्लाई करने होते थे। उसे अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे पता था कि अगर उसे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उसे एक मुश्किल स्किल सीखनी होगी, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लेकिन जेसन का दिमाग इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि जब भी वो पढ़ने बैठता उसका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता। फिर उसने एक फैसला लिया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। एक ऐसा कमरा जहां कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फोन नहीं था, सिर्फ वो, उसकी किताबें और उसका फोकस। शुरू में उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसका दिमाग उसे बार बार इंटरनेट चेक करने के लिए तंग करता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को रोज घंटों तक उस कमरे में बंद रखना शुरू किया। नतीजा, जिस प्रोग्रामिंग कोर्स को सीखने में लोगों को सालों लगते हैं, जेसन ने कुछ ही महीनों में उसे मास्टर कर लिया और आज वो अमेरिका की एक टॉप टेक कंपनी में हाई सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये डीप वर्क की ताकत थी। अब तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस इसके बारे में क्या कहते हैं? तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स का एक जाल होता है
जब तुम कोई भी नई चीज सीखते हो या पूरी एकाग्रता से काम करते हो तो तुम्हारे दिमाग के उन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन माइलिन नाम के एक टिश्यू की परत चढ़ने लगती है। ये माइलिन बिल्कुल उस टेप की तरह है जो बिजली की नंगी तारों पर लपेटी जाती है ताकि करंट तेजी से और बिना लीक हुए दौड़ सके। जब तुम फोन को दूर रखकर पूरे फोकस के साथ कोई मुश्किल काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग तेजी से ये माइलिन बनाता है। तुम्हारी क्षमताएं रातों रात बढ़ने लगती है। तुम एक ही चीज को 10 गुना ज्यादा स्पीड से और साफ तरीके से सीख पाते हो। लेकिन अब तक जो तुमने सुना वो तुम्हें लॉजिकल लग रहा होगा, लेकिन इस चैप्टर का सबसे चौंकाने वाला और खतरनाक हिस्सा अब आता है। तुम्हें लगता है कि मल्टीटास्किंग करने से तुम ज्यादा काम कर पाते हो। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। लोग क्या करते हैं? सामने लैपटॉप पर जरूरी काम चल रहा है, साइड में व्हाट्सएप वेब खुला है और हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम चेक हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो और सब कुछ एक साथ हैंडल कर रहे हो। लेकिन साइंस कहती है कि जब तुम अपने मुख्य काम से ध्यान हटाकर सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी किसी मैसेज को देखते हो और फिर वापस अपने काम पर आते हो तो तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से वापस नहीं आता। तुम्हारे फोकस का एक हिस्सा उस मैसेज में ही अटका रह जाता है। इसे साइकोलॉजी में अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अगर तुम हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करते हो तो तुम अपने दिमाग को लगातार लो आईक्यू स्टेट में धकेल रहे हो। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता आधी हो चुकी है। तुम 2 घंटे का काम 6 घंटे में कर रहे हो और क्वालिटी भी कचरे जैसी है। कैल न्यूपोर्ट ने इस किताब में एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला दिया है। हाई क्वालिटी काम तुमने कितना समय दिया तुम्हारे फोकस की इंटेंसिटी, गहराई। अगर तुम्हारा फोकस 100% है तो तुम 1 घंटे में वो कर सकते हो जो एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान 5 घंटे में भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें तुम्हारी भी पूरी गलती नहीं है। ज्यादातर लोग इस उथले काम यानी शैलो वर्क में क्यों फंसे रहते हैं? क्योंकि बिजी दिखना आसान है। ऑफिस में तुरंत ईमेल का रिप्लाई कर दो तो बॉस को लगता है तुम बड़े एक्टिव हो। दोस्तों के मैसेज का तुरंत जवाब दे दो तो लगता है तुम बड़े सोशल हो। जब हमें यह समझ नहीं आता कि हमें अपनी जिंदगी में असल में क्या करना है तो हम खुद को इन फालतू के कामों में बिजी कर लेते हैं। हम बिजी होने को सक्सेसफुल होने का नाटक समझ लेते हैं। लेकिन याद रखो, कोई भी इंसान दुनिया में सिर्फ इसलिए महान नहीं बना क्योंकि वो ईमेल्स का बहुत जल्दी रिप्लाई करता था। तो अब सवाल ये है, करना क्या है? इस डिस्ट्रैक्शन के जाल से बाहर कैसे आए? कैल न्यूपोर्ट का पहला एक्शन स्टेप बहुत साफ है। तुम्हें आज से ही अपने दिन का सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम चुनना है। वो काम जो तुम्हारे करियर या तुम्हारी पढ़ाई में असल फर्क पैदा करेगा। और कल सुबह तुम्हें पूरे 90 मिनट के लिए गायब हो जाना है। हाँ, गायब। फोन को दूसरे कमरे में रख दो या स्विच ऑफ कर दो। लैपटॉप के सारे टेप्स बंद कर दो। दरवाजे पर कुंडी लगा लो। कोई म्यूजिक नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ तुम और वो काम। शुरू के 15 मिनट तुम्हारा दिमाग तड़पेगा। तुम्हें बेचैनी होगी फोन देखने की। लेकिन अगर तुम उन 15 मिनट को पार कर गए तो तुम उस फ्लो स्टेट में चले जाओगे जहां इंसान का दिमाग अपनी 100% क्षमता पर काम करता है। बस रोज ये एक 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक तुम्हारी जिंदगी को अगले 6 महीनों में वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने में लोगों को 6 साल लग जाते हैं। जो लोग अपने फोकस को कंट्रोल करना समझ गए वो इस नई दुनिया पर राज करेंगे, और जो नहीं समझे वो सारी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए एप्स और नोटिफिकेशंस के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इस चैप्टर ने तुम्हें ये तो बता दिया कि डीप वर्क मूल्यवान क्यों है, लेकिन अगले चैप्टर में जो बात कैल न्यूपोर्ट बताते हैं वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब चैप्टर 2 पर बात करते हैं। तुम अपने ऑफिस डेस्क पर या अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हो। हर 5 मिनट में तुम्हारे फोन की स्क्रीन पर एक नई लाइट जलती है। कभी व्हाट्सएप का मैसेज, कभी ईमेल का नोटिफिकेशन, कभी इंस्टाग्राम का अलर्ट। तुम तुरंत रिप्लाई करते हो,
और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत एक्टिव और प्रोडक्टिव हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम अपने दिमाग के फोकस करने वाले हिस्से को धीरे धीरे मार रहे हो। तुम उस भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जिसे आज की दुनिया ने अपने फायदे के लिए हमेशा ऑनलाइन रहने का गुलाम बना दिया है। हल्का सस्पेंस वाला बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू। पिछले चैप्टर में हमने ये जाना था कि डीप वर्क यानी बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम करना आज की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। लेकिन अगर ये इतनी ही कीमती चीज है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा? इस किताब का दूसरा हिस्सा इसी कड़वे सच से पर्दा उठाता है। डीप वर्क दुर्लभ है। ये अब आसानी से देखने को नहीं मिलता। हमारी आज की दुनिया, हमारे ऑफिस, हमारे कॉलेज, इन्हें डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि तुम कभी गहराई से सोच ही न पाओ। ऑडियो बुक 177 पर आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे कि बिजी दिखने का मतलब सफल होना नहीं होता। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आज का वर्क कल्चर 3 बहुत बड़ी गलतियों पर खड़ा है। पहली गलती, ओपन प्लान ऑफिस, ओपन प्लान ऑफिसेस, यानी वो बड़े बड़े हॉल जहां कोई दीवार नहीं होती, सब एक साथ बैठते हैं। दूसरी गलती, इंस्टेंट मैसेजिंग जैसे स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां उम्मीद की जाती है कि तुम 5 मिनट के अंदर रिप्लाई करोगे। और तीसरी गलती, सोशल मीडिया पर कंपनी या इंसान की मौजूदगी। ये तीनों चीजें तुम्हें हमेशा उथले काम यानी शैलो वर्क में फंसाए रखती है। तुम बस छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करते रहते हो। इसे मनोविज्ञान में न्यूनतम प्रतिरोध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब इंसान के पास कोई साफ नियम नहीं होते तो वो हमेशा वो काम करता है जो सबसे आसान होता है। गहराई से कोई किताब पढ़ना, कोई मुश्किल कोड लिखना या कोई नई स्ट्रेटेजी बनाना, ये दिमाग के लिए बहुत दर्दनाक और मुश्किल काम है। इसके बजाय किसी ईमेल को फॉरवर्ड कर देना या मीटिंग में बैठकर हमें यहाँ मिलाना बहुत आसान है, और हम वही आसान रास्ता चुन लेते हैं। जरा सोचो, तुम ऑफिस में कोई बहुत जरूरी रिपोर्ट बना रहे हो। अचानक बॉस का मैसेज आता है, वो फाइल कहाँ है? तुम अपना जरूरी काम छोड़कर फाइल ढूंढते हो। फिर एक कलीग आ जाता है, यार 5 मिनट बात करनी है। तुम उससे बात करते हो। पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तुमने कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन तुम थककर चूर हो। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ दूसरों की मांगों पर रिएक्ट कर रहे थे। कैल न्यूपोर्ट इसे द मीट्रिक ब्लैक होल, दी मेट्रिक ब्लैक होल कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो और तुम्हारा कोई बड़ा काम रुक जाता है तो उससे कंपनी या तुम्हारे करियर का कितना लाखों का नुकसान हो रहा है। इसे नापना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इसे नापा नहीं जा सकता, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और तुरंत रिप्लाई करने वाले कल्चर को बढ़ावा देते हैं। अब तक जो तुमने सुना वो तुम्हें अपने आसपास की दुनिया जैसी लग रही होगी, लेकिन इस चैप्टर का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला हिस्सा ये है। तुम्हें लगता है कि ओपन ऑफिस इसलिए बनाए गए थे ताकि लोग आपस में ज्यादा बात करें, आइडिया शेयर करें? नहीं, जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ओपन ऑफिस में लोग असल में एक दूसरे से बात करना कम कर देते हैं। जब सब एक ही हॉल में बैठे होते हैं और बहुत शोर होता है तो लोग परेशान होकर अपने कानों पर बड़े बड़े हेडफोन लगा लेते हैं और स्क्रीन में घुस जाते हैं। एक ही टेबल पर बैठे 2 लोग आपस में बात करने के बजाय एक दूसरे को ईमेल या चैट पर मैसेज भेज रहे होते हैं। जिस चीज को कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए बनाया गया था, उसने असल में फोकस की हत्या कर दी है। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट यह है कि जिसे तुम बिजी रहना समझते हो, वो असल में दिमागी रूप से आलसी होने की निशानी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कई बड़ी रिसर्च संस्थाओं ने जब इस बात की स्टडी की तो उन्होंने एक पैटर्न देखा जिसे कहते हैं बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के मुखौटे के रूप में व्यस्तता। आज के नॉलेज वर्कर यानी जो दिमाग का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके काम को नापना मुश्किल है। एक फैक्ट्री वर्कर ने दिन में 100 खिलौने बनाए तो वो प्रोडक्टिव है,
लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइटर या मैनेजर ने दिन में क्या किया, ये कैसे नापे? जब हमारे पास ये नापने का कोई तरीका नहीं होता कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इंडस्ट्री के पुराने तरीके पर लौट आते हैं। हम सिर्फ बिजी दिखने की कोशिश करते हैं। क्या तुम भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस हमेशा ग्रीन ऑनलाइन रखने की कोशिश करते हो ताकि बॉस को लगे कि तुम काम कर रहे हो? क्या तुम रात को 10 बजे किसी ईमेल का रिप्लाई सिर्फ इसलिए करते हो ताकि लोगों को लगे कि तुम कितने मेहनती हो? तुम सोचते हो कि ये तुम्हारा डेडिकेशन है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक नाटक है। ये इस बात का सबूत है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी असली वैल्यू क्या है। तुम सिर्फ एक रोबोट की तरह नोटिफिकेशंस पर नाच रहे हो। और इसका रिजल्ट क्या होता है? तुम कभी भी उस गहराई में जा ही नहीं पाते जहां असली मास्टरपीस क्रिएट होते हैं। तुम कभी टॉप 1% में नहीं आ पाते। बस 99% की भीड़ में एक अच्छी सैलरी के लिए घिसटते रहते हो। तो अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकले? अपनी दुनिया को कैसे बदलें? कैल न्यूपोर्ट इसका एक बहुत ही सख्त लेकिन पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं। तुम्हें अपने आसपास के इस हमेशा उपलब्ध रहने वाले कल्चर के खिलाफ विद्रोह करना होगा। आज से और अभी से एक नियम बना लो। तुम हर मैसेज या ईमेल का तुरंत रिप्लाई नहीं करोगे। तुम्हें अपने दिन में ईमेल बैचेस बनाने हैं। मतलब तुम सिर्फ सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे अपने मैसेज चेक करोगे। बाकी समय तुम्हारा इंटरनेट बंद रहेगा या तुम डू नॉट डिस्टर्ब मोड में काम करोगे। शुरू में लोगों को लगेगा कि तुम घमंडी हो गए हो या तुम कामचोर हो। बॉस शायद थोड़ा नाराज भी हो, लेकिन जब उन्हें यह दिखेगा कि तुम्हारे काम की क्वालिटी अचानक से 10 गुना बेहतर हो गई है, जब तुम वो प्रोजेक्ट डिलीवर करोगे जो कोई और नहीं कर पाया, तो वो तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे। लोग सिर्फ तब तक तुम्हें परेशान करते हैं जब तक तुम उन्हें परेशान करने की इजाजत देते हो। जो लोग अपनी अटेंशन और अपने समय की रक्षा करना समझ गए, वो इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे इंसान बन जाते हैं। जो नहीं समझे, वो सारी जिंदगी दूसरों के अर्जेंट कामों को अपना जरूरी काम समझकर मर जाते हैं। इस चैप्टर ने तुम्हें बताया कि डीप वर्क दुर्लभ क्यों है और लोग कैसे बिजी रहने के नाटक में फंसे हैं। लेकिन अगले चैप्टर में जो बात है, वो सीधे तुम्हारी खुशी और तुम्हारे दिमाग के तारों से जुड़ी है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे डीप वर्क सिर्फ तुम्हें सफल नहीं बनाता, बल्कि साइंटिफिक रूप से ये तुम्हें अंदर से खुश और शांत इंसान बनाता है। कैसे बोरियत तुम्हारे लिए वरदान बन सकती है। उसके लिए बने रहो। अगर ये कड़वा सच तुम्हारे काम आया तो ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब करो। ये था चैप्टर 2, डीप वर्क दुर्लभ है, डीप वर्क इज रेयर। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की। तुमने कभी सोचा है कि तुम दिन भर काम करते हो, पैसे भी कमा रहे हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन क्यों रहता है? संडे की रात को तुम्हें मंडे सुबह ऑफिस या कॉलेज जाने के नाम से ही घबराहट क्यों होने लगती है? तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारी नौकरी खराब है, या तुम्हारी फील्ड गलत है, या तुम्हें तुम्हारा पैशन नहीं मिला। लेकिन साइंस कुछ और ही कहती है। तुम्हारी उदासी का कारण तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि वो उथलापन और डिस्ट्रैक्शन है जिसके साथ तुम अपना काम कर रहे हो। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे आज की दुनिया ने डीप वर्क को दुर्लभ बना दिया है। ओपन ऑफिस और लगातार बजते नोटिफिकेशंस ने हमारे दिमाग को हैक कर लिया है। लेकिन इस किताब का तीसरा चैप्टर, डीप वर्क, अर्थपूर्ण है। डीप वर्क इज मीनिंगफुल सबसे अलग है। ये प्रोडक्टिविटी या पैसा कमाने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी खुशी के बारे में है। कैल न्यूपोर्ट इस चैप्टर में न्यूरोलॉजी, दिमाग का विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र का इस्तेमाल करके एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो काम को लेकर तुम्हारा पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। विनिफ्रेड गैलेगर नाम की एक साइंस राइटर थी। उन्हें अचानक पता चला कि उन्हें कैंसर है। जाहिर है, ये सुनकर कोई भी इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा,
लेकिन विनिफ्रेड ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी बीमारी पर ध्यान देने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपनी रिसर्च और अपने काम पर लगाएंगी। और हैरान करने वाली बात यह थी कि कैंसर के इलाज के उस भयानक दौर में भी वो खुश और संतुष्ट महसूस कर रही थी। उन्होंने अपनी रिसर्च में साबित किया कि हमारी जिंदगी वैसी ही बन जाती है जिस चीज पर हम ध्यान, अटेंशन देते हैं। जब तुम शैलो वर्क, उथले काम करते हो, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर बहस करना या ऑफिस की गॉसिप सुनना, तो तुम अनजाने में अपने दिमाग को यह सिग्नल दे रहे हो कि दुनिया छोटी छोटी, तनाव से भरी और फालतू चीजों से बनी है। लेकिन जब तुम अपने फोन को बंद करके 2 घंटे तक किसी मुश्किल कोड को लिखते हो, कोई अच्छी किताब पढ़ते हो या कोई गहरी स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो तुम्हारा दिमाग दुनिया को एक बड़ी, अर्थपूर्ण और शांत जगह के रूप में देखने लगता है। डीप वर्क असल में तुम्हारे दिमाग की वायरिंग को इस तरह बदल देता है कि तुम अंदर से अच्छा महसूस करने लगते हो। अब आते हैं साइकोलॉजी पर। तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम कोई गेम खेल रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें तुम इतने डूब गए कि तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चला? 3 घंटे कैसे बीत गए तुम्हें याद ही नहीं, भूख प्यास सब भूल गए। इस अवस्था को मशहूर मनोवैज्ञानिक मिहाई Csikszentmihalyi ने फ्लो स्टेट का नाम दिया था। मिहाई ने 1980 के दशक में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हजारों लोगों को पेजर्स दिए। दिन में किसी भी वक्त वो पेजर बजता और लोगों को लिखना होता था कि वो उस वक्त क्या कर रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। और यहीं से इस चैप्टर का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। तुम्हें क्या लगता है, इंसान सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब वो सोफे पर लेटकर टीवी देख रहा होता है, जब वो छुट्टियां मना रहा होता है, या जब वो फ्री होता है? ये पूरी तरह झूठ है। मिहाई की रिसर्च में एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। लोगों ने सबसे ज्यादा खुशी, संतुष्टि और सुकून तब महसूस किया जब वो काम कर रहे थे, और सबसे ज्यादा उदासी और डिप्रेशन तब महसूस किया जब उनके पास फ्री टाइम था। क्यों? क्योंकि फ्री टाइम का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जब तुम खाली होते हो तो तुम्हारा दिमाग नेगेटिव विचारों की तरफ भागने लगता है। उसने मुझे ऐसा क्यों कहा? मेरा फ्यूचर क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जब तुम किसी मुश्किल काम को गहराई से करते हो, यानी डीप वर्क करते हो, तो तुम्हारे दिमाग के पास फालतू सोचने का समय ही नहीं बचता। तुम्हारा दिमाग उस काम के मजे में डूब जाता है। यानी जो फ्री टाइम तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिलैक्स करेगा, वही तुम्हें अंदर से खा रहा है। और जिस कठिन काम से तुम भाग रहे हो, वही असल में तुम्हें खुशी दे सकता है। तीसरा पहलू है फिलॉसफी, यानी काम को देखने का नजरिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मुझे मेरी पसंद की जॉब मिलेगी तभी मुझे काम में मजा आएगा। लोग सालों तक अपना पैशन ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि काम का अर्थ, मीनिंग काम के अंदर नहीं होता, बल्कि काम करने के तरीके में होता है। इसे क्राफ्ट्समैन अप्रोच कहते हैं। एक कारीगर को देखो, वो एक लकड़ी के टुकड़े को जब तराशता है तो वो ये नहीं सोचता कि ये लकड़ी कितनी बोरिंग है। वो अपनी पूरी आत्मा उस डिजाइन को बनाने में लगा देता है। तुम चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सेल्समैन हो, स्टूडेंट हो या कोई डेटा एंट्री का काम करते हो, अगर तुम उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 100% फोकस के साथ एक कारीगर की तरह करोगे, तो वही साधारण सा काम तुम्हें ऐसी संतुष्टि देगा जो दुनिया की कोई महंगी छुट्टी नहीं दे सकती। ज्यादातर लोग यही तो गलती कर रहे हैं। तुम अपने काम से इसलिए नहीं चिढ़ते क्योंकि काम बुरा है। तुम काम से इसलिए चिढ़ते हो क्योंकि तुम उसे करते वक्त हर 2 मिनट में फोन उठाकर दूसरों की झूठी और चमचमाती जिंदगी, सोशल मीडिया देखते हो। तुम्हारा दिमाग लगातार 2 अलग अलग दुनिया के बीच फंसा रहता है
और इसका नतीजा क्या होता है? ना तुम काम के रहते हो, ना आराम के। तुम बस एक चिड़चिड़े इंसान बन जाते हो जो हर वक्त थका हुआ महसूस करता है। तो अब सवाल यह है, इसका समाधान क्या है? आज से क्या बदलाव करना है? तुम्हें मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करना होगा। आज का एक्शन स्टेप बहुत सीधा है। तुम्हें अपने काम को एक टास्क की तरह नहीं, बल्कि एक क्राफ्ट, कला की तरह देखना शुरू करना है। कल जब तुम अपना सबसे जरूरी काम करने बैठो तो खुद से कहना, अगले 1 घंटे तक मैं सिर्फ ये एक काम करूंगा। मैं इसे इतनी परफेक्टली और इतनी गहराई से करूंगा जैसे कोई महान कारीगर अपना मास्टरपीस बनाता है। अपने फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करो, उसे किसी दराज में बंद कर दो और बस उस 1 घंटे के लिए उस फ्लो स्टेट में उतर जाओ। जब तुम वो 1 घंटा खत्म करके उठोगे तो तुम खुद हैरान रह जाओगे कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति और कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि तुमने अभी अभी अपने दिमाग को उसकी सबसे पसंदीदा खुराक दी है, डीप फोकस। जो लोग अपने काम की गहराई में उतरना सीख गए, उनके लिए काम कभी बोझ नहीं रहता, वो एक मेडिटेशन बन जाता है। और जो लोग डिस्ट्रैक्शन में जीते हैं, उनके लिए दुनिया की सबसे अच्छी नौकरी भी एक सजा बन जाती है। इस चैप्टर ने तुम्हारी आंखें खोल दी होंगी कि काम करना बुरा नहीं है, उथला काम करना बुरा है। हमने डीप वर्क की वैल्यू समझ ली, उसका रेयर होना समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि ये हमें खुश कैसे करता है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। तुम रोज सुबह उठते हो और खुद से एक वादा करते हो, आज मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे फोकस से काम करूंगा। लेकिन दोपहर के 2 बजते बजते तुम्हारा सारा फोकस टूट जाता है। तुम फिर से फोन में घुस जाते हो और दिन खत्म होने पर खुद को कोसते हो कि मुझ में ही कोई कमी है, मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। लेकिन सच ये है कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं है, कमी उस तरीके में है जिससे तुम फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। पिछले 3 चैप्टर्स में हमने ये समझ लिया कि डीप वर्क कितना जरूरी है और ये हमें अंदर से कैसे खुश करता है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि डीप वर्क अच्छा है। सवाल ये है कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में असल में डीप वर्क किया कैसे जाए। इसीलिए इस किताब के चौथे चैप्टर से शुरू होते हैं कैल न्यूपोर्ट के 4 कड़े नियम। और आज हम बात करेंगे नियम नंबर 1, गहराई से काम करो, वर्क डीपली के बारे में। इस चैप्टर में हम उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ेंगे जो तुम्हें फोकस करने से रोक रही है, और वो 4 अचूक तरीके जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग अपने काम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम सभी की जिंदगी अलग अलग है। एक कॉलेज स्टूडेंट का टाइम टेबल एक ऑफिस जाने वाले इंसान से अलग होता है। इसीलिए कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क करने की 4 अलग अलग फिलॉसफीज बताई है। तुम्हें इनमें से वो चुननी है जो तुम्हारी जिंदगी पर फिट बैठे। पहली है सन्यासी तरीका, मोनेस्टिक फिलॉसफी। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो किसी बहुत बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। इसमें इंसान दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वो साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाते थे, यानी वो 2 हफ्तों के लिए एक अनजान केबिन में अकेले चले जाते थे, जहां वो सिर्फ किताबें पढ़ते थे और भविष्य की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते थे। दूसरी है 2 तरफा तरीका, बाय मॉडल फिलॉसफी। ज्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह सन्यासी बनना मुमकिन नहीं है, इसलिए वो अपने समय को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने यही किया था। वो हफ्ते के कुछ दिन अपने क्लिनिक में मरीजों को देखते थे और बाकी दिन वो जंगल में बने अपने एक छोटे से घर में चले जाते थे, जहां वो सिर्फ लिखते और सोचते थे। यानी कुछ दिन आम जिंदगी और कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क। तीसरी है लयबद्ध तरीका, रिदमिक फिलॉसफी। ये तरीका तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए सबसे शानदार है, जो ऑफिस जाते हैं या पढ़ाई करते हैं। इसका नियम है रोजाना एक ही समय पर डीप वर्क करना। मशहूर कॉमेडियन जेरी सीनफेल्ड
इसे चेन मेथड कहते थे। उन्होंने एक बड़ा कैलेंडर दीवार पर लगाया और तय किया कि वो रोज सुबह उठकर एक जोक लिखेंगे। जिस दिन वो जोक लिखते, उस दिन कैलेंडर पर एक बड़ा लाल क्रॉस एक्स लगा देते। कुछ ही दिनों में क्रॉसेस की एक चेन बन गई। उनका एक ही नियम था, इस चेन को टूटने मत दो। रोज एक ही समय पर बैठो, चाहे मन हो या ना हो। और चौथी है पत्रकारिता तरीका, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। ये तरीका सिर्फ उनके लिए है जो बहुत बिजी है और जिनका शेड्यूल बदलता रहता है। जैसे एक पत्रकार को जब भी 30 मिनट फ्री मिलते हैं, वो तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर आर्टिकल लिखने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, ये तरीका शुरुआत करने वालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए दिमाग को तुरंत डिस्ट्रैक्शन से फोकस मोड में शिफ्ट करना पड़ता है। अब तुमने ये 4 तरीके सुन लिए। तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है, मैं कल से रिदमिक तरीका अपनाऊंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन इस चैप्टर का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला हिस्सा अब आता है। तुम्हें लगता है कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए या फोन ना उठाने के लिए तुम्हें बस मजबूत इच्छा शक्ति, विल पावर की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि जो लोग टॉप पर हैं, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। ये पूरी तरह से झूठ है। अगर तुम सिर्फ अपनी विल पावर के भरोसे डीप वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम 100% फेल हो जाओगे। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉमिस्टर ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि इंसान की इच्छा शक्ति या विल पावर फोन की बैटरी की तरह होती है। ये कोई आदत नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारी विल पावर फुल होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, ट्रैफिक में गाड़ी चलाना, किसी क्लाइंट की डांट सुनना, जंक फूड को देखकर खुद को रोकना, इन सब छोटे छोटे कामों में तुम्हारी विल पावर की बैटरी खत्म होती जाती है। और जब शाम को तुम अपने सबसे जरूरी काम के लिए बैठते हो, तो तुम्हारी विल पावर 0% पर होती है और उसी वक्त तुम्हारा हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ चला जाता है, क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रैक्शन को ना कहने की ताकत तुम्हारे दिमाग में बची ही नहीं होती। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। लोग सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठे रहते हैं। वो सोचते हैं, जब मेरा मूड होगा या जब मैं रेडी फील करूंगा, तब मैं काम करूंगा। और वो मूड कभी नहीं आता। लेकिन जो असली मास्टर्स होते हैं, वो कभी अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं करते। वो सिस्टम और रिचुअल्स पर भरोसा करते हैं। तो अब सवाल ये है, इसका समाधान क्या है? अगर विल पावर काम नहीं करती, तो फिर फोकस कैसे करें? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि तुम्हें एक डीप वर्क रिचुअल यानी काम करने की एक सख्त रस्म बनानी होगी, ताकि काम शुरू करते वक्त तुम्हें सोचना ही ना पड़े, तुम्हारी विल पावर खर्ची ना हो। आज का एक्शन स्टेप ये है, अपना एक सिस्टम बनाओ जिसमें ये 3 चीजें फिक्स हो। 1, तुम कहाँ काम करोगे और कितनी देर करोगे। कोई ऐसी जगह चुनो जहां तुम सिर्फ डीप वर्क करते हो। वो तुम्हारे बेडरूम का एक कोना हो सकता है या कोई लाइब्रेरी। और टाइम फिक्स करो, मैं 90 मिनट तक यहां से उठूंगा नहीं। 2, तुम काम कैसे करोगे। जब तुम उस जगह बैठोगे, तो तुम्हारे नियम क्या होंगे। क्या फोन दूसरे कमरे में होगा, क्या इंटरनेट बंद होगा, ये पहले से तय होना चाहिए। 3, तुम अपने काम को सपोर्ट कैसे करोगे। क्या काम शुरू करने से पहले तुम 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी पियोगे। क्या तुम अपने पास पानी की बोतल रखोगे ताकि तुम्हें प्यास लगने पर उठना ना पड़े। जब तुम ये सिस्टम बना लेते हो, तो तुम्हें काम करने के लिए मूड की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस उस कुर्सी पर बैठते हो और तुम्हारा दिमाग अपने आप समझ जाता है कि अब गहराई में उतरने का वक्त हो गया है। जो लोग सिस्टम और नियम बनाते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति को बचा लेते हैं और दुनिया जीत लेते हैं। जो लोग सिर्फ मोटिवेशन और मूड के भरोसे बैठे रहते हैं, वो हमेशा कल का इंतजार करते करते अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। इस चैप्टर में हमने समझ लिया कि डीप वर्क करने का नियम और सिस्टम क्या होना चाहिए। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाकी है,
जब तुम अपना फोन बंद करके काम करने बैठोगे तो तुम्हें अचानक एक अजीब सी चीज महसूस होगी, बोरियत। तुम्हें घबराहट होने लगेगी कि शायद मैंने कोई मैसेज मिस कर दिया। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रूल नंबर 2, बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बॉर्डम के बारे में। हम जानेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग इंटरनेट का आदी हो चुका है और इस दिमागी लत को कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए बने रहो। अब मुझे तुम्हारी बात सुननी है। कमेंट में मुझे अभी बताओ, कैल न्यूपोर्ट के उन 4 तरीकों मोनेस्टिक, बाइमॉडल, रिदमिक, जर्नलिस्टिक में से तुम कौन सा तरीका अपनी जिंदगी में आजमाने वाले हो? क्या तुम रोजाना एक ही समय पर बैठने वाला रिदमिक तरीका चुनोगे? कमेंट में अपना तरीका लिखो और खुद से ये वादा करो। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। पिछले चैप्टर में हमने सीखा था कि डीप वर्क करने के लिए एक सिस्टम और रूटीन तैयार करना कितना जरूरी है। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिमाग अंदर से डिस्ट्रैक्शन का आदी हो चुका है तो कोई भी टाइम टेबल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इस किताब का यह चैप्टर नियम 2, बोरियत को गले लगाओ, तुम्हारी उस सबसे बुरी लत पर वार करता है जिसे तुम अब तक नॉर्मल समझते आए हो। आज हम इंटरनेट और डोपामाइन के उस खतरनाक खेल को डिकोड करेंगे जो तुम्हारे फोकस को दीमक की तरह खा रहा है। हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम दिन भर अपने फोन में इंस्टाग्राम रील देख सकते हैं, हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं और फिर जब कोई जरूरी काम करना होगा तो हम अचानक फोन साइड में रखकर पूरे फोकस के साथ काम करने लगेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एथलीट पूरे साल जंक फूड खाए, सिगरेट पिए और सोचे कि ओलंपिक के दिन वो अचानक से गोल्ड मेडल जीत लेगा। कैल न्यूपोर्ट इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझाते हैं कि तुम्हारा दिमाग प्लास्टिक की तरह है। इसे जो बार बार सिखाया जाता है ये वैसा ही बन जाता है। जब तुम हर बार थोड़ी सी बोरियत महसूस होते ही फोन उठाते हो तो तुम अपने दिमाग को एक मैसेज भेज रहे हो कि बोरियत बुरी चीज है और तुम्हें हमेशा कोई न कोई नई इंफॉर्मेशन चाहिए। इसे साइकोलॉजी में नोवेल्टी की लत कहते हैं। डीप वर्क शुरुआत में हमेशा बोरिंग होता है, इसलिए जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो तुम्हारा दिमाग उस बोरियत से घबरा जाता है और फोन मांगने लगता है। तुम्हें लग रहा होगा कि फोन थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है तो इसे कम कर दोगे, लेकिन इस चैप्टर का सबसे खतरनाक सत्य अब सामने आता है। ज्यादातर प्रोडक्टिविटी गुरु कहते हैं कि काम से ब्रेक लो, 1 घंटा काम करो और फिर 10 मिनट इंटरनेट चलाकर रिलैक्स कर लो। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार ये दुनिया की सबसे खतरनाक सलाह है। तुम्हें फोकस से ब्रेक नहीं लेना है बल्कि डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेना है। हम इंटरनेट को अपना डिफॉल्ट मान लेते हैं, यानी हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं और बीच बीच में काम करने के लिए ऑफलाइन होते हैं। इसे बिल्कुल उल्टा करना होगा। तुम्हारा डिफॉल्ट ऑफलाइन होना चाहिए। तुम्हें 90% टाइम बिना डिस्ट्रैक्शन के जीना है और जानबूझकर टाइम फिक्स करके इंटरनेट यूज करना है। जब तुम काम के बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो तो तुम्हें लगता है तुम ब्रेक ले रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने दिमाग के फ्लो स्टेट को बेरमी से तोड़ देते हो, जिससे वापस उसी फोकस स्टेट में आने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इस बात को साबित करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर क्लिफर्ड नेस की स्टडी का जिक्र किया गया है। क्लिफर्ड ने ऐसे लोगों के दिमाग की जांच की जो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करते थे। उन्होंने पाया कि जो लोग लगातार मल्टीटास्किंग करते हैं उनका दिमाग कचरा और जरूरी जानकारी के बीच का फर्क भूल जाता है। उनका दिमाग इतना खराब हो चुका था कि वो चाहकर भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। लगातार डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे दिमाग की वायरिंग को हमेशा के लिए डैमेज कर देता है। तुम्हारी ये फोन की आदत सिर्फ तुम्हारा टाइम खराब नहीं कर रही, ये तुम्हारे दिमाग के हार्डवेयर को तोड़ रही है। यही वो सबसे बड़ी गलती है जो आज हम सब कर रहे हैं। बस स्टॉप पर खड़े हो तो फोन निकाल लिया, दोस्तों के साथ कैफे में बैठे हो और वो वॉशरूम गया तो फोन निकाल लिया, टीवी पर विज्ञापन आया तो फोन निकाल लिया। तुम अपने दिमाग को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते और उसे बोर होने का मौका ही नहीं देते। यही कारण है कि जब रात को सोने जाते हो तो दिमाग में हजारों फालतू विचार तूफान मचा रहे होते हैं, क्योंकि पूरे दिन में
तुमने उसे प्रोसेस करने का कोई खाली समय दिया ही नहीं। हम बोरियत से डरने लगे हैं और अपने ही ख्यालों के साथ अकेले बैठने से खौफ खाते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस डैमेज को रिवर्स कैसे करें और दिमाग को वापस एक लेजर फोकस मशीन कैसे तैयार करें। कैल न्यूपोर्ट ने इसके लिए 2 पावरफुल प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप है इंटरनेट के ब्लॉक शेड्यूल करना। आज से ये मत कहो कि इंटरनेट कम यूज करूंगा। इसके बजाय एक डायरी पर लिखो कि मैं अगला इंटरनेट 2 बजे से 2 बजे तक ही यूज करूंगा। 2 बजने से पहले चाहे जो हो जाए, तुम इंटरनेट ऑन नहीं करोगे। अगर काम के लिए भी कोई जानकारी चाहिए तो उसे डायरी में लिख लोगे और 2 बजे ही सर्च करोगे। तुम्हें अपने दिमाग को यह सिखाना है कि तुम उसके मालिक हो और उसे इंटरनेट तब मिलेगा जब तुम चाहोगे। दूसरा स्टेप है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब भी तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें शरीर चल रहा हो लेकिन दिमाग फ्री हो, जैसे पैदल चलना, जिम में वर्कआउट करना या बर्तन धोना, तो कानों में पॉडकास्ट या गाने मत लगाओ। उस वक्त अपनी जिंदगी की किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को चुनो और सिर्फ उसी के बारे में गहराई से सोचो। जब भी दिमाग इधर उधर भागे, उसे वापस उस प्रॉब्लम पर लाओ। ये तुम्हारे फोकस के मसल्स को इतना मजबूत कर देगा कि तुम किसी भी मुश्किल काम को आसानी से पार कर लोगे। जो लोग बोरियत को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, उनके दिमाग में ही दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज जन्म लेते हैं। और जो लोग बोरियत से भागकर फोन में छुप जाते हैं, वो बस दूसरों के तैयार किए कंटेंट के कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं। इस चैप्टर में हमने समझ लिया कि बोरियत हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी सबसे बड़ा और विवादित नियम आना बाकी है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे रूल नंबर 3, सोशल मीडिया छोड़ो। ये वो चैप्टर है जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। कैल न्यूपोर्ट इसमें बताएंगे कि क्यों तुम्हें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स को तुरंत अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए और कैसे ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें एक प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। अब मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है। कमेंट में मुझे अभी बताओ कि तुम्हारी जिंदगी का वो कौन सा एक पल है जब तुम चाहकर भी खुद को फोन उठाने से नहीं रोक पाते। क्या वो वॉशरूम में होता है, सोने से ठीक पहले, या लाल बत्ती पर? अपनी सबसे बुरी आदत कमेंट में लिखो ताकि आज हम उसे पहचान कर खत्म कर सकें। और अगर तुम अपने दिमाग को वापस अपना गुलाम करना चाहते हो तो ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब करो। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की। पिछले चैप्टर में हमने ये समझा था कि बोरियत से भागना कैसे हमारे दिमाग को अपाहिज बना रहा है। लेकिन उस बोरियत से भागकर हम जाते कहाँ हैं? सोशल मीडिया पर। कैल न्यूपोर्ट की इस किताब का 6ठा चैप्टर, नियम 3, सोशल मीडिया छोड़ो, शायद इस पूरी किताब का सबसे विवादित और शक्तिशाली हिस्सा है। आज ऑडियो बुक 177 के इस एपिसोड में हम उन तर्कों को डिकोड करेंगे जो साबित करते हैं कि सोशल मीडिया तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। हम में से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद कोई पुराना कॉलेज का दोस्त मिल जाए या हमारी फील्ड का कोई नया अपडेट मिल जाए। कैल न्यूपोर्ट इसे एनी बेनिफिट अप्रोच कहते हैं। हम किसी भी ऐप या टूल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करने लगते हैं क्योंकि उसमें कोई छोटा मोटा फायदा हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस छोटे से फायदे के बदले में हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसके विपरीत जो लोग अपनी फील्ड के मास्टर होते हैं वो क्राफ्ट्समैन अप्रोच अपनाते हैं। एक कुशल कारीगर अपने बक्से में हर औजार नहीं रखता। वो कोई भी टूल तभी चुनता है जब वो टूल उसके सबसे बड़े लक्ष्य में उसकी मदद करे। तुम्हें भी अपनी जिंदगी के 2 या 3 सबसे बड़े लक्ष्य तय करने चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि क्या सोशल मीडिया तुम्हें इन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर रहा है या उनसे दूर ले जा रहा है। 99% मामलों में जवाब यही होगा कि ये तुम्हें दूर ले जा रहा है। तुम्हें लगता होगा कि सोशल मीडिया दोस्तों से जुड़े रहने का एक बुनियादी टूल है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें बेचा गया है। सोशल मीडिया कोई बेसिक कम्युनिकेशन टूल नहीं है, ये एक एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है और एक बिजनेस है। फेसबुक, इंस्टाग्राम
और YouTube की एल्गोरिदम तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से नहीं जोड़ रही है। वो सिर्फ तुम्हें स्क्रीन पर चिपकाए रखने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि वो तुम्हारी अटेंशन को विज्ञापन कंपनियों को बेच सके। तुम उनके कस्टमर नहीं हो, तुम उनका प्रोडक्ट हो। जब तुम ये समझ जाते हो कि एक पूरी इंडस्ट्री सिर्फ तुम्हारी अटेंशन चुराने के लिए दिन रात काम कर रही है, तो तुम्हें समझ आता है कि सोशल मीडिया छोड़ना कोई सजा नहीं, बल्कि अपनी आजादी वापस लेना है। इस बात को साबित करने के लिए अर्थशास्त्र का एक बहुत मशहूर 80/20 नियम यानी टैटो सिद्धांत बताया गया है। ये नियम कहता है कि तुम्हारे 80% परिणाम तुम्हारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक सफल करियर बनाना है, तो तुम्हारी सफलता उन 20% कामों से आएगी, जैसे डीप वर्क करना, नई स्किल सीखना या मुश्किल किताबें पढ़ना। सोशल मीडिया पर नेटवर्क बनाना या 500 लोगों की पोस्ट लाइक करना उन 80% फालतू कामों में आता है, जो तुम्हें कोई असली रिजल्ट नहीं देते, बस तुम्हारा सारा समय और ऊर्जा चूस लेते हैं। हमें कुछ छूट जाने का डर यानी FOMO सताता है। हम सोचते हैं कि ऑनलाइन नहीं रहे तो कोई जरूरी ट्रेंडिंग न्यूज मिस कर देंगे। लेकिन सच ये है कि पिछले 1 साल में तुमने सोशल मीडिया पर जो भी हजारों घंटे बिताए हैं, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव नहीं किया है। ये कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को लगातार कचरा खिलाना है। इस लत से बाहर निकलने के लिए कैल न्यूपोर्ट एक सीधा एक्शन स्टेप देते हैं, जिसे वो पैकिंग पार्टी कहते हैं। जब तुम घर शिफ्ट करते हो तो सारा सामान पैक कर लेते हो और नए घर में सिर्फ वही सामान डब्बे से निकालते हो जिसकी सच में जरूरत होती है। तुम्हें अपने सोशल मीडिया के साथ भी यही करना है। बिना किसी को बताए और बिना कोई पोस्ट डाले अपने फोन से सारे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो और पूरे 30 दिन के लिए गायब हो जाओ। 30 दिन बाद खुद से 2 सवाल पूछना। क्या मेरी जिंदगी इन 30 दिनों में सोशल मीडिया न होने की वजह से बर्बाद हो गई? और क्या दुनिया में किसी को भी मेरे गायब होने से कोई फर्क पड़ा? मैं गारंटी दे सकता हूं कि दोनों सवालों का जवाब नहीं होगा। तुम्हें अपनी असली अहमियत पता चल जाएगी और जो लोग सच में तुम्हारे करीब हैं, वो तुम्हें कॉल या मैसेज कर लेंगे। जो लोग अपनी अटेंशन को बचाना सीख लेते हैं, वो उन चीजों का निर्माण करते हैं जिन्हें दुनिया सलाम करती है। और जो लोग अपनी अटेंशन फ्री में सोशल मीडिया को दे देते हैं, वो सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों की सफलताओं को लाइक करते रह जाते हैं। इस चैप्टर ने तुम्हारी आंखें खोल दी होंगी कि सोशल मीडिया कोई जरूरत नहीं बल्कि एक लत है। हमने डीप वर्क करने का तरीका सीख लिया, बोरियत को गले लगा लिया और सोशल मीडिया के जाल को भी समझ लिया। लेकिन दिन भर के उन छोटे छोटे कामों का क्या, जैसे ईमेल, मीटिंग्स और फालतू की बातें? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे आखिरी नियम के बारे में, रूल नंबर 4, उथले काम कम करो। हम सीखेंगे कि कैसे अपने पूरे दिन से उस फालतू कचरे को साफ करें जो हमारा समय खा रहा है। अब मैं तुम्हें एक सीधा चैलेंज दे रहा हूं। क्या तुम अगले 7 दिन के लिए अपने फोन से अपना सबसे पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप डिलीट करने की हिम्मत रखते हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो आई एक्सेप्ट द 7 डे चैलेंज और उस ऐप का नाम लिखो जिसे तुम अभी डिलीट करने वाले हो। पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने डीप वर्क की ताकत को समझा, बोरियत को अपनी ताकत बनाया और सोशल मीडिया के जाल को काट फेंका। लेकिन अगर तुम दिन भर वो काम करते हो जिसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं है, तो ये सब बेकार है। इस किताब का आखिरी नियम, उथले काम कम करो, ड्रेन द शैलोज, तुम्हें तुम्हारे 24 घंटों का असली मालिक बनाएगा। आज हम एक ऐसा सिस्टम सीखेंगे जिससे तुम अपने दिन का कचरा साफ कर पाओगे और शाम 5 बजे के बाद तुम्हें काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 तरह के काम होते हैं। पहला, डीप वर्क, जिसमें तुम्हारी 100% एकाग्रता लगती है और जो तुम्हारी स्किल्स को अगले लेवल पर ले जाता है। दूसरा, शैलो वर्क यानी उथला काम, जिसे करते वक्त तुम टीवी भी देख सकते हो, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या फालतू की मीटिंग्स अटेंड करना। दिक्कत यह नहीं है कि शैलो वर्क बुरा है, दिक्कत यह है कि शैलो वर्क एक गैस की तरह है। तुम्हारे पास जितना भी खाली समय होगा,
ये उस पूरे समय को भर लेगा। बिना प्लान के ऑफिस जाकर इनबॉक्स खोलते ही तुम्हारा दिन तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तुम सिर्फ दूसरों के मैसेजेस पर रिएक्ट करते रह जाते हो। तुम्हें लगता होगा कि जो लोग दिन में 12 से 14 घंटे काम करते हैं वो ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन कैल न्यूपोर्ट के अनुसार ज्यादा घंटे काम करना असल में तुम्हारी अक्षमता की निशानी है। जब तुम्हारे पास काम करने के लिए 12 घंटे होते हैं तो दिमाग आलसी हो जाता है और सोचता है कि असली काम रात में कर लेंगे। लेकिन जब तुम अपने काम के घंटे फिक्स कर देते हो, जैसे शाम 5 बजे के बाद 1 मिनट भी काम नहीं करना, तो एक जादू होता है जिसे फिक्स शेड्यूल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। दिमाग को पता होता है कि 5 बजे लैपटॉप बंद हो जाएगा, तो वो घबराहट में तुम्हारे दिन के सारे उथले कामों को बेरमी से काटना शुरू कर देता है। तुम सीधा अपने सबसे जरूरी डीप वर्क पर अटैक करते हो और कम घंटे काम करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घटने के बजाय दोगुनी हो जाती है। इसे साबित करने के लिए बेसकैम्प कंपनी के कोफाउंडर जेसन फ्राइड ने अपनी कंपनी में 5 दिन के हफ्ते को घटाकर 4 दिन का कर दिया। रिजल्ट ये आया कि समय कम होने पर कर्मचारियों ने फालतू मीटिंग्स और गॉसिप बंद कर दी। शैलो वर्क अपने आप खत्म हो गया और सिर्फ डीप वर्क बचा, जिससे उन्होंने पहले से भी बेहतर काम डिलीवर किया। हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही गलती करते हैं और अपने दिन को बिना प्लान किए छोड़ देते हैं। कोई स्पष्ट स्ट्रक्चर न होने के कारण तुम बार बार फोन की तरफ भागते हो और खुद को बिजी महसूस करवाते हो, जबकि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का डर है कि अगर ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया तो लोग नाराज हो जाएंगे। इस शैलो वर्क के दलदल से बाहर निकलने के लिए कैल न्यूपोर्ट ने टाइम ब्लॉकिंग नाम का सबसे पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टूल दिया है। आज का एक्शन स्टेप यह है कि रोज सुबह या एक रात पहले अपनी डायरी में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के टाइम को घंटों में बांट लो और अपने दिन के हर एक मिनट को एक काम सौंप दो। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक बिना इंटरनेट के डीप वर्क, 11 से 11 मिनट तक ईमेल्स का रिप्लाई और 11 से 1 बजे तक प्रोजेक्ट की मीटिंग। तुम्हें अपने दिन का हर एक ब्लॉक फिक्स करना है, यहाँ तक कि लंच या इंटरनेट पर टाइम पास करने का भी ब्लॉक बनाओ। ऐसा करने से तुम फैसले लेने के तनाव से आजाद हो जाते हो, क्योंकि 9 बजते ही दिमाग को पता होता है कि डायरी में क्या लिखा है। अगर बीच में कोई अचानक काम आ जाए तो घबराना नहीं है। आगे के ब्लॉक्स को काटकर नया टाइम ब्लॉक बना लो। मकसद रोबोट बनना नहीं, बल्कि अपने समय का पूरा कंट्रोल रखना है, ताकि तुम्हारा इनबॉक्स तुम्हारा दिन ना चलाए। जो लोग अपने दिन के हर मिनट की प्लानिंग करते हैं वो अपने समय को एक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग बस दिन के बहाव में बजाते हैं वो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए अपना समय मुफ्त में नीलाम कर देते हैं। तो दोस्त, ये थी कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क की पूरी फिलॉसफी, और मुझे उम्मीद है कि इसने तुम्हारे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया होगा। हमने सीखा कि कैसे डीप वर्क आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में 21वीं सदी की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अगर तुम एक जगह बैठकर फोकस करना सीख गए, बोरियत को अपनी ताकत बना लिया, सोशल मीडिया के भ्रम से बाहर निकल आए और दिन भर के उन फालतू उथले कामों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका, तो तुम अपने करियर में वो हासिल कर सकते हो जिसे बाकी लोग सिर्फ किस्मत समझते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा। शुरुआत में तुम्हारा दिमाग बगावत करेगा और बार बार फोन की तरफ भागेगा, लेकिन जब तुम एक बार उस फ्लो स्टेट का मजा चख लोगे और बिना किसी रुकावट के घंटों तक बेहतरीन काम करने लगोगे, तो तुम कभी वापस उस पुरानी और डिस्ट्रैक्टेड जिंदगी में नहीं जाना चाहोगे। अब आखिरी फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम इस वीडियो को बंद करके वापस इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने जा सकते हो, या फिर अपना फोन साइड में रखकर आज ही अपना पहला डीप वर्क ब्लॉक शुरू कर सकते हो। अगर तुमने इस पूरी सीरीज से कुछ भी असली और प्रैक्टिकल सीखा है तो कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताओ, आई एम अ डीप वर्कर, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग सच में अपनी अटेंशन वापस पाने के लिए तैयार हैं। और हाँ, अपने दिमाग को रोज ऐसा ही पावरफुल, रिसर्च बेस्ड और प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट खिलाने के लिए ऑडियो बुक 177 को अभी सब्सक्राइब कर लो।
हम हर बुधवार शाम 6 बजे, शनिवार रात 8 बजे और रविवार सुबह 11 बजे तुम्हारे लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी लेकर आते हैं, ताकि तुम्हारी ग्रोथ कभी ना रुके। डीप वर्क की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है। अगर कोई चैप्टर मिस हो गया है तो उसे अभी जाकर देखो और अपना सिस्टम सेट करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई किताब और एक नई सोच के साथ।